विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि विविक्तकर क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होती है और विविक्तकर का क्या प्रयोग है। तो आज हम सीखते हैं, इससे संबंधित और कुछ प्रश्न ले लेंगे जिससे हमारी तैयारी और अच्छे से हो जाए। देखिए, एक सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे द्विघात समीकरण से। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे। तो हम जानते हैं कि यदि कोई नंबर है, जैसे 3 है, 3 के बाद कौन आता है? 4। ये क्रमागत दो पूर्णांक हैं। ऐसे ही कोई 5 है, 5 के बाद क्या आएगा? 6। तो ये लगातार आने वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक तो हम जानते ही हैं, जो 1 से 0 से बड़े होंगे सभी। ठीक है, तो देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा क्या होगा? इससे ठीक एक आगे, एक x है तो दूसरा क्या होना चाहिए? उससे एक आगे क्या होगा? x धन 1। तो हम लिख लेंगे इस बात को। तो मान लिया है एक x है तो दूसरा x धन 1 है। बिल्कुल इसी तरह से, जैसे एक 3 है तो दूसरा 4। कैसे? 3 धन 1 4, ये मिल गया 4। ऐसे पहला 5 है तो दूसरा 5 धन 1 6। तो वैसे ही हमने कहा कि पहला यदि x है तो दूसरा क्या होगा? x धन 1। अब प्रश्नानुसार देखें, प्रश्न में क्या कहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इनके वर्ग कर लेंगे। यदि x का वर्ग और x धन 1 का वर्ग किया जाए और उनको योग यानी जोड़ दिया जाए तो हमें कितना प्राप्त होगा कहा जा रहा है? 365। बस ये हो गया प्रश्नानुसार। इसको थोड़ा सा हम सरल करेंगे। x धन 1 का होल वर्ग, x का वर्ग धन 2 गुणा x गुणा 1 यानी 2x धन 1 का वर्ग यानी 1 बराबर 365। x का वर्ग और x का वर्ग जोड़ करके 2x का वर्ग ये हो जाएगा धन 2x हो जाएगा। और 365 यदि मैं इस तरफ ले आऊं तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और 1 घट जाएगा, 364। हाँ, हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो भी सम संख्या है, 2 x का गुणांक भी सम संख्या है और अचर पद भी सम संख्या है। तो क्यों ना हम इस पूरी समीकरण को 2 से भाग दे देते हैं, बटा 2 बटा 2 बटा 2 बटा 2। तो ये मिलेगा हमको x का वर्ग धन x ऋण 364 को 2 से दे देंगे भाग। 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 2 दूना 4। अब हमारे पास है x का वर्ग धन x ऋण 182 बराबर 0। अब हमें इसको हल करना है और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण को सरल करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि है और द्विघाती सूत्र है। तो मैं इसे सबसे पहले गुणनखंड विधि से हल करने की कोशिश करूंगा। मतलब हो तो जाएगा लेकिन उसी से करेंगे। 182 गुणा 1, 182 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसे घटा करके 1 आता हो। तो इसके लिए अगर आपको क्लियर है तब तो अच्छी बात है, और नहीं है तो देखें 182 के आप कीजिएगा गुणनखंड। 2 नम 18, 2 एकम 2, 13 सत्ते 91 होता है। तो 2 7 और 13 इसके गुणनखंड बन रहे हैं। तो 2 गुणा 7 गुणा 13। अब इन्हें कुछ इस तरह से अरेंज करिए कि 2 अंक मिले, आप 2 गुणनखंड मिले। 7 दूना 14 गुणा 13। तो ठीक है, 14 गुणा 13 अगर हम करते हैं वो 182 आ जाएगा और 14 से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा। हाँ, बिल्कुल सही हो गया। तो 182 के ऐसे गुणनखंड करने थे जिसे घटा करके 1 आता हो। तो ये कार्य हमारा हुआ 14 गुणा 13 करके। ठीक है, 14 से 13 घटाएंगे तो 1। और जिनको ये क्लियर है तो वो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, जिन बच्चों को। तो एक्स स्क्वायर धन हम लिखेंगे 14x ऋण 13x। 14x में से 13x घटाएंगे तो 1x आएगा, ऋण 182 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए x को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, x धन 14। इन दोनों में से देखिए ऋणात्मक 13 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, x धन 14
और x धन 14 को उभयनिष्ठ लेने पर ये मिलेगा x और यहाँ मिलेगा ऋणात्मक 13 बराबर 0। दो गुणनखंडों की गुणा से 0 मिला है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम कहेंगे x धन 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 और ये 14 उधर घटाने में जाएगा तो ऋणात्मक 14। ठीक है, वैसे ही हम x का दोबारा इससे 0 रख लेंगे, x ऋण 13 बराबर 0, x बराबर 0 में 13 जुड़ेगा तो ये हो गया 13। यहाँ पर हमें x के दो मान मिले हैं, 1 और ये वाला 2। ठीक है, अब हमें मालूम है x क्या है। हमने कहा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। सिंपल सी बात है, ये दोनों जो भी x का मान है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो जो ये x जो है वो मिल रहा है ऋणात्मक। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे ये संभव नहीं है या इसको कहेंगे अमान्य है, ये अमान्य है। तो हम x का मान ऋणात्मक 14 नहीं लेंगे, हम x का मान लेंगे 13। तो यदि एक संख्या 13 है तो दूसरी कितनी होगी, 13 धन 1 14। तो इस बात को लिख लेंगे, इसे उत्तर के तौर पर लिखेंगे। वे धनात्मक पूर्णांक होंगे 13 व 14। अगर आप 13 का वर्ग करें और 14 का वर्ग करें और उनको जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 365। तो इस सवाल में हमने प्रयोग किया था गुणनखंड विधि का। द्विघात समीकरण से संबंधित एक और समस्या ले लेते हैं। तो एक प्रश्न है कि हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। यदि शेष 2 हंस तालाब के पानी में स्नान कर रहे हैं तो हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूछा है हंसों की कुल संख्या। तो ठीक है, इसे हल करना है तो सबसे पहले हम वही मान लेंगे जो पूछा गया है। पूछा गया है कि हंसों की कुल संख्या बताएं, तो हम भी माना हंसों की कुल संख्या है। कुछ एक चर आप अपने मन से ले सकते हैं, x y z कुछ भी, मैंने यहाँ पर ले लिया x। अब प्रश्नानुसार देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना, इसके वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो तालाब के किनारे खेलने वाले हंस हुए ये। तालाब के किनारे खेलने वाले हंस या हंसों की संख्या वो कितना है, जो कुल हंस है उनके वर्गमूल के 7/2 गुना। तो कुल हंस है x, तो इसका वर्गमूल हो गया वर्गमूल x, इसका 7/2 गुना ये खेल रहे हैं तालाब के किनारे। कुल कितने हैं x। ठीक है, अब यदि शेष 2 हंस पानी में स्नान कर रहे हैं, मतलब ये खुद बता रहा है कि शेष अब बचे हैं 2 हंस, बचे हैं 2 हंस। हम खुद कहेंगे भाई कुल है x, उसमें से कुछ तालाब के किनारे खेल रहे हैं वो ये है, तो अब बचे कितने, यानी कुल हंसों में से यदि हम इसे घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि शेष हंस कितने हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार ये बात, x ऋण 7/2 वर्गमूल x, इतने हंस शेष रहेंगे। अब प्रश्न के हिसाब से देखें तो शेष हंस हैं 2, इस हिसाब से हंस कितने शेष बचने चाहिए, 2। ठीक है, अब इसे हमें सरल करना है। देखिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला प्रश्न है, हम सीधे ही इसे हल करने बैठे तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है। ऐसा करते हैं, ये ऋणात्मक 7/2 को इस तरफ भेजते हैं और 2 को वापस इस तरफ ले आते हैं। x ऋण ये 2 बराबर, इसको उस तरफ भेजिए, 7/2 वर्गमूल x। इस 2 को हटाने के लिए पूरी समीकरण को आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2x ऋण 2 दूना 4, यहां रह जाएगा 7 वर्गमूल x। ठीक है, अब यदि हम इस पूरी समीकरण का वर्ग कर लें, ठीक है, वर्ग करने पर ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा। तो वर्ग करने पर मैं लिख देता हूं, वर्ग करने पर किसका, पूरी समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं हम। तो यहां पर a - b होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगेगी। हम
जान रहे हैं कि a माइनस बी का होल वर्ग कितना होता है। a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इस तरह से यहाँ पर a के स्थान पर है 2x और b के स्थान पर है 4। तो 2x का वर्ग करेंगे तो 4x का वर्ग हो जाएगा, ऋण 2ab यानी कि 2 गुणा 2x यानी कि 4x गुणा 4, 4 चौको 16, ये हो जाएगा 16x, धन b का वर्ग, b के स्थान पर 4 है, 4 का वर्ग 16। राइट साइड में जाए तो 7 का वर्ग हो गया 49 और वर्गमूल x का वर्ग करेंगे तो वो प्राप्त होता है x। अब आपके समझ आ रहा होगा ये प्रश्न द्विघात समीकरण से संबंधित है। ठीक है, अभी तक तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण का है या क्या है या किस तरह की समस्या है, वो यहां समझ में आती है। ठीक है, तो इसको मैं अरेंज करके लिख दे रहा हूं, 4x का वर्ग ऋण 16x ऋण 49x धन 16 बराबर 0। इस 49x को हम इस तरफ लेके चले गए हैं, सरल कीजिए, इनको जोड़ लेते हैं, दोनों ही ऋणात्मक हैं तो जुड़ जाएंगे, 9 और 6 15, 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 65 x धन 16 बराबर 0। देखिए ये क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के आपके पास वो 3 रास्ते हैं, या आप इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए, या इसको पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल कीजिए, या फिर आप इसे द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। तो मैं इस प्रश्न को अभी पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इससे पहले गुणनखंड वाली विधि आपने देख ही ली है, तो इस प्रश्न को हम उससे कर सकते हैं, मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक हो आप इसको हटा दीजिए, मतलब यहां 1 बनाना है आपने। तो सोचिए कैसे बनेगा 1, 4 से भाग दे दीजिए तो ये 4 कट जाएगा, ये 4, ये 4 और ये 4। ऐसा क्यों किया हमने, सिर्फ इस 4 को हटाने के लिए। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 1 होगा तो आपका पूर्ण वर्ग बनाना सरल बैठेगा। तो ऐसा करिए सबसे पहला स्टेप, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया 65 बटा 4 एक्स धन 16 को 4 से भाग देकर मिला गया 4 और इधर बन गया 0। पहला काम पूरा हुआ। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम होता है मध्यपद या एक्स वाला जो पद होगा, मतलब चर की घात 1 हो उस पद की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर 2 को पृथक कीजिए, यहां पर 2 को उत्पन्न कीजिए। ठीक है, अभी 65 के बजाय अगर 64 होता, सपोज ये 64 होता तो मैं इसको 2 गुणा 32 लिख पाता। ठीक है, ये काम आपने यहां पर करना है। ठीक है, अब यहां पर 65 है यानी 2 तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम यहां पर 2 से गुणा 2 से भाग कर लेंगे। देखिए 2 से गुणा 2 से भाग, भाई जितने से गुणा किया है उतने से भाग किया है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्या बन गया, देखिए एक्स का वर्ग ऋण 2 गुणा 65 बटा ये 4 दूना 8, ये रह जाएगा अलग, गुणा एक्स धन 4 बराबर 0। अब बस, अब इन 2 पदों के आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं ये किसका होल वर्ग बनाया जा सकता है। ठीक है, एक x हो गया, 2 अलग कीजिए। अब देखिए बचा क्या, 65 बटा 8, तो 65 बटा 8 का वर्ग जोड़िए और उतना ही घटा दीजिए। ठीक है, ध्यान रहे क्या कहा मैंने, 65 बटे 8 का वर्ग जोड़ेंगे और उतना ही घटा देंगे। x का वर्ग ऋण 2 गुणा 65 बटा 8 गुणा x धन 65 बटा 8 का वर्ग जोड़ दिया और 65 बटा 8 का वर्ग घटा दिया। यहां पर धन लिखेंगे, ये वाला 4 बराबर 0। बस इतना आपने काम करना है। तो देखिए ध्यानपूर्वक देखें ये किसका होल वर्ग बन गया है, x का वर्ग धन 65 बटा 8 का वर्ग ऋण 2 गुणा 65 बटा 8 गुणा x, यानी ये बन गया है x ऋण 65 बटे 8 का होल वर्ग। बाकी ये 2 राशियां बची हुई हैं, ऋण 65 बटे 8 इसका होल वर्ग धन 4 बराबर 0। ठीक है, अब बस इसे हम सरल कर लेते हैं, इसका पक्षांतर उधर और 65 बटे 8 का वर्ग कर लेंगे। ये हो गया x ऋण 65 बटा 8 का वर्ग,
65 का वर्ग करेंगे और 8 का तो ठीक है 64 होता है, 8 8 64 हो गया, लेकिन 65 का क्या? तो 65 की आपको गुणा करनी पड़ेगी, 65 गुणा 65, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 छक 30 2 32, 6 पंचे 30 हासिल 3 और 6 छक 36 और 3 39, 5 2 9 3 12, ये 4 42 25, इतना आना चाहिए। धन 4 बराबर 0। इसको सरल बनाना है, x ऋण 65 बटा 8, दो रास्ते हैं, या इसको उधर भेजूं मैं, तो ये बराबर हो जाएगा 4225 बटा 64 ऋण 4। ये देखिए 4 यहाँ जोड़ में उधर घटाने में चला जाएगा। अब 64 चको कितना होता है और इसमें फिर घटाना पड़ेगा, 4225 ऋण 4 की 64 से गुणा, 64 चको 4 चको 16, 16 का 6, 4 छक 24 और 1 25, 256 बटे 64। ठीक है, इनको घटा लेते हैं, 4 2 2 5 और 256, 15 में से 6 9, इधर रह गया 11, 11 में से 5 6, फिर इधर 11 में से 2 9, ये 39 69 3969 ओवर 64। तो ये किसका मान है? ये है x ऋण 65 बटे 8 का होल वर्ग। सॉरी, यहाँ वर्ग नहीं लिखा है। अब क्या करना है, ये वर्गमूल का निशान इस तरफ भी चल जाएगा, तो सॉरी ये वर्ग निशान इधर जाएगा तो ये वर्गमूल बना देगा। तो x ऋण 65 बटा 8 बराबर 3969 ओवर 64, और इसका लेंगे स्क्वायर रूट। और आपको मालूम है जब भी वर्गमूल लेंगे तो आप दोनों चिन्ह अवश्य लेंगे, धन और ऋण। अब 3969 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 64 का तो 8 होता ही है, तो 3969 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? ये रहा। सबसे पहले जोड़े बनाए, 39 किसका वर्ग 39 के बराबर होता है या उससे कम होता है? 6 छक 36, 38 39, यानी कि 3 ऊपर से उतरा, ये 6 इसके नीचे जुड़ जाएगा, ये हो गया 12, एक स्थान अभी खाली है, उसके आगे उतरा 69। ठीक है, अब क्या आना चाहिए यहाँ पर? 3 या 7 या 3, इकाई छुपा के देखिए, 12 3 24 12 36, तो संभवतः 3 होना चाहिए। 3 3 9, 3 दूना 6, तो 3 एकम 3, हाँ बिल्कुल सही हो गया। तो 63 इसका वर्गमूल आता है 63, धन ऋण 63 बटे 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो ये प्राप्त हुआ x ऋण 65 बटे 8 का मान। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार ये धन चिन्ह लेना पड़ेगा, एक बार ये ऋण चिन्ह, और इसका करेंगे इस तरफ पक्षांतर। तो ये चलेंगे अगले पेज पर। तो ये हमने लिख लिया है, पक्षांतर कर लिया है। अब एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं, यानी कि ये 63 धन, यहाँ पर ये 65 करके बटे 8, और ऋण चिन्ह लेंगे तो ऋण 63 धन 65 बटे में 8, ये दो राशियां। ठीक है, अब देखिए 63 में 65 जुड़ जाएगा, 5 और 3 8, 6 और 6 12 बटा 8, और जब ऋण लिया था तो ये घटाना पड़ेगा, 65 से 63 गया तो 2, 2 बटा 8 धनात्मक होगा। यहाँ x के दो मान मिल जा रहे हैं, तो कितना मिला? 128 को 8 से भाग दे देते हैं, 8 एकम 8, 8 छक 48, यानी कि 16, और ये कटेगा तो 1 बटा 4। तो इस प्रकार हमें x के दो मान प्राप्त हुए हैं, एक है 16 और एक है 1 बटा 4। अब ध्यान दीजिए, इसमें x क्या था? x था हंसों की संख्या। तो क्या हंसों की संख्या भिन्नात्मक हो सकती है? 1 बटा 4 हंस होना संभव है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ये मान जो होगा वो अमान्य होगा, अमान्य। तो द्विघात समीकरण के प्रश्नों में एक बात हमेशा ध्यान रहे, आपको मिलेंगे दो मान, और लेकिन उसमें से एक औचित्यपूर्ण होगा और दूसरा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जहां पर दोनों ही मान संभव होंगे। ठीक है, उस स्थिति में आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर
हंसों की संख्या 1/4 होना अतार्किक है, तो इसको हम कहेंगे नहीं। 1/4 हंसों की संख्या नहीं हो सकती, इसीलिए हंसों की कुल संख्या होगी 16 और यही बनेगा हमारे लिए उत्तर। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे उत्तर। हंसों की कुल संख्या 16 होगी। तो विद्यार्थी एक बात हमेशा ध्यान रहे, प्रश्न को जब भी आप हल करेंगे किस तरह से करेंगे, सवाल लेंगे, उसके बाद उसका हल करेंगे और अंत में उत्तर अवश्य लिखें। ठीक है, तो हमने ये प्रश्न किया और ये प्रश्न किया हमने पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से। यहां तक की समस्या तो सभी प्रश्नों में इसी तरह से हल होगी। यहां से आपके पास 3 रास्ते रहेंगे, आप किस तरह से इन्हें हल करना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से करें, आप चाहें तो गुणनखंड विधि से करें, और आप चाहें तो इसको द्विघाती सूत्र की मदद से करें। ठीक है, वैसे सबसे सरल मैं कहूं तो गुणनखंड अथवा द्विघाती सूत्र होता है। वैसे द्विघाती सूत्र तीनों ही विधियों में सबसे सरल होता है, लेकिन जब तक अन्यथा न कहा जाए, जैसे कई बार प्रश्नों में लिख देते हैं कि इस प्रश्न का हल आप द्विघाती सूत्र से करिए या गुणनखंड विधि से करिए या फिर पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से करिए, तो आपको उसी विधि से करना होगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, और वरना अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको जो विधि सरल लगती है आप उससे कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये विधि आपको समझ आई होगी। यदि नहीं आई तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा। थैंक यू। इस वीडियो को पूरा करने से पहले एक प्रश्न और ले लेते हैं। देखिए, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लगेगा, या इसको भरने का समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हौज एक टंकी आप समझ सकते हैं, एक टंकी को 2 नल भर रहे हैं। ठीक है, 2 नल अगर खुले हों तो, अच्छा देखो इसके लिए मैं एक चित्र बनाता हूं। ये कुछ इस तरह से देखिए, एक बड़े व्यास वाला नल है, एक छोटे व्यास वाला नल है, और ये रहा कोई हौज, कोई टंकी। ये इसको भरते हैं, जब ये दोनों खुले होते हैं तब ये भरता है 9 सही 3/8 घंटे में। ठीक है, मेरे कहने का मतलब अगर एक खुला हो एक बंद हो तो ये 9 सही 3/8 घंटे में नहीं भरेगा। जब ये दोनों खुले हैं तभी इतना भरता है, तब इतने समय में भरता है। 9 सही 3/8 मतलब लगभग 9 घंटे 22 मिनट 30 सेकंड के करीब ये समय है, तो इतने समय में ये भरता है। तो सीधी सी बात है, अगर एक ही नल खुला होगा तो इससे ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, अगर चाहे बड़े व्यास वाला नल खुला हो चाहे छोटे व्यास वाला नल खुला हो, एक नल यदि खुलेगा तो इससे ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि जब ये दोनों खुले हैं तभी तो ये भर पा रहा है इतने समय में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, यदि बड़े व्यास वाला नल खुलेगा और वो इसको अधिक भरेगा समान टाइम के लिए, या 9 सही 3/8 घंटे तक अगर ये नल खुला रहे, तो जितना भाग ये नल भरेगा ये वाला नल उससे कम भाग भरेगा। अच्छा, इसको समझाने के लिए एक और कोशिश करता हूं कि अगर ये नल खुला है 9 सही 3/8 घंटे के लिए, तो ये लगभग आपका इतनी टंकी भर पाएगा। देखें, ये कुछ इस भाग को भर लेगा ये, और जो शेष भाग बचा है वो इसके द्वारा भरा जाएगा, क्योंकि बड़े व्यास वाला नल ज्यादा भाग को भरेगा, इसमें ज्यादा पानी निकलेगा। ठीक है, और उसी 9 सही 3/8 घंटे में इस नल के द्वारा ये भाग भर लिया जाएगा। ठीक है, ये देखें, मेरे कहने का मतलब है कि बड़े व्यास वाला नल ज्यादा पानी भरेगा 9 सही 3/8 घंटे में, और छोटे व्यास वाला नल कम पानी भरेगा 9 सही 3/8 घंटे में। ठीक है, और इस तरह से 9 सही 3/8 घंटे में जब ये दोनों नल खुले होंगे तो ये हौज पूरा भर जाएगा। इतनी बात आपके समझने के लिए है। अब प्रश्न में लिखा हुआ है कि ये वाला जो नल है ये इससे, बड़े व्यास वाले नल से 10 घंटे ज्यादा समय लेता है। अगर ये 5 घंटे में इस हौज को भर रहा है तो ये 15 घंटे में भरेगा। यदि ये 5 घंटे में भर रहा है तो ये कितने में भरेगा? 15। क्यों? 10 घंटे ज्यादा समय ले रहा है।
अगर ये 4 घंटे में भरता है तो ये कितना समय लेगा? 14 घंटे। कितने? 14। क्यों? 10 घंटे ज्यादा। इसका उल्टा भी कहा जा सकता है। देखिए, यदि ये 14 घंटे ले रहा है तो ये 4, ये इससे 10 कम है। ये 15 ले रहा है तो ये 5, इससे 10 कम है। ये दोनों बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न को सरल करते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि अगर अकेला ये नल खुला हो, ये खुला ही ना हो, तो ये इसे भरने में, इस हौज को भरने में कितना समय लेगा? समझे? यानी कि सिंपल सी बात है, 9 से ही 3/8 से ज्यादा समय लेगा। ठीक, तो मैं इसको लिख लेता हूं समय बचाने के लिए। देखे, तो ये मैंने लिख लिया। माना बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है, यह भी बताया। तो यदि ये 5 लेता था तो ये 15, ये 4 था तो 14, यानी 10 अधिक। तो अब सोचे, यदि बड़े व्यास वाले ने x घंटे का समय लिया है तो छोटे व्यास वाला कितना समय लेगा? ये 10 घंटे ज्यादा लेगा, यानी x धन 10 घंटे का समय लेगा। ठीक है, अब प्रश्न हल करने की बात है। यदि आप यहां पर छोटे व्यास वाला नल x घंटे लेते तो बड़े व्यास वाला क्या लेता? x ऋण 10 लेता। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी हल हो जाएगा, समीकरण इस प्रकार भी बनाई जा सकती है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें बात करनी है 9 से ही 3/8 घंटे की। तो एक एक नियम है, हम सिंपल सी वही करेंगे। बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में कितना कितना भाग इस हौज का भर लेगा? ठीक है, वो लिख लेते हैं। बड़े व्यास, तो ये हमने लिखा बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में कितना हौज भर लेगा? भाई पूरा भरने में उसे x घंटे का समय लगा, 1 घंटे में कितना भर लेगा? 1/x। ठीक वैसे ही छोटे व्यास वाला पूरे हौज को भरने में x धन 10 घंटे का समय ले रहा है, तो 1 घंटे में कितना ले लेगा? 1/x धन 10 घंटे ले लेगा। अब हमें जांच करनी है या पता करना है कि 9 से ही 3/8 घंटे में ये दोनों मिलाकर कितना हौज भर लेंगे। भाई जब 1 घंटे में 1/x भाग भर गया तो 9 से ही 3/8 घंटों में कितना हो जाएगा? 1/x गुणा 9 से ही 3/8। ठीक वैसे ही छोटे व्यास वाला भी 9 से ही 3/8 घंटे में कितना भर लेगा? 1/x धन 10 गुणा 9 से ही 3/8। इन दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूं, तो ये लिख दिया। तो 9 से ही 3/8 घंटे में बड़े वाले नल ने इतना भाग भर दिया, छोटे वाले नल ने इतना भाग भर दिया। इन दोनों भागों को यदि जोड़ दिया जाए, देखिए क्या होगा। बड़े वाले नल ने इतना भाग भर दिया, छोटे वाले नल ने इतना भाग भर दिया, और दोनों को जोड़ दिया जाए, कुल कितना भाग हो गया ये? अरे भाई हौज तो पूरा भर गया। और पूरा कार्य होने के लिए हम भिन्नात्मक रूप में लिखते हैं 1। ठीक है, यानी कि ये इन दोनों का जोड़, ये पहले नल से किया गया कार्य या भरा हुआ हौज, और दूसरे नल से भरा हुआ हौज, यानी कि हौज भर गया पूरा। तो कार्य पूर्ण होने के लिए भिन्न के रूप में 1 लिखेंगे। हौज का पूरा भरना, हौज पूरा भरा हुआ है, इसलिए हमने यहां पर लिखा 1। भिन्न का एक भाग ये है, एक भाग ये, और दोनों को जोड़कर आ जाएगा पूर्ण, यानी कि हौज पूरा भर गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसके बिना आप इस समीकरण तक नहीं पहुंच पाएंगे जो अब हमारी बनने वाली है। ठीक है, अब हम बस इसे सरल कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों राशियां उभयनिष्ठ है, तो मैं 9 से ही 3/8 को उभयनिष्ठ ले लेता हूं। बचेगा 1/x धन 1/x धन 10 बराबर 1। इसको सरल करते हैं। 8 9 72 और 3 75, 75/8। और इसको सरल यदि हम करेंगे, x धन 10 धन x, इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, और हर में इन दोनों की गुणा, x गुणा x धन 10, ये आ जाएगा बराबर 1। अब ये एक भिन्न है, इसको इस तरफ भेज देते हैं, पक्षांतर करेंगे, x धन x, ये तो अंदर रह जाएगा 2x। सॉरी, अभी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, 2x धन 10 बटा x का वर्ग धन 10x, यहां आ जाएगा ये 8/75। ठीक है, तो 75 से इधर गुणा कर लेते हैं, 150x, तो 750, 8 से इधर गुणा हो जाएगा, 8x का वर्ग धन 8.80x।
अब क्योंकि होल वर्ग ये है, इस राशि को हम धनात्मक रखना चाहेंगे, तो मैं इसको इस तरफ लिखने की कोशिश कर रहा हूं। 8x का वर्ग 80x। अब ये सब इसी के साथ पहुंचा देंगे हम। ऋण 150x और ये ऋण 750 बराबर 0। इसको थोड़ा सरल करते हैं। 8x का वर्ग, ये 150 में से 80 कम कर लेते हैं, तो ये हो जाना है 70x और 750 बराबर 0। ये एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है। इसको 2 से भाग दे देते हैं पूरी समीकरण को। ये हो जाएगा 4x का वर्ग, ये हो जाएगा 35x, ये हो जाएगा 2 3 6 15 2 7 14 15 10 2 5 10, इस तरह से। तो ये प्राप्त हुई हमको द्विघात समीकरण। अब ये हो गई द्विघात समीकरण। अब यहां से वही कहा आपसे कि 3 रास्ते आपके पास यहां है। गुणनखंड विधि से कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से करिए, या फिर द्विघाती सूत्र से कीजिए। अब हमने 2 विधियां तो पहले ही सीख ली हैं इस वीडियो में, मैंने उससे कर लिया है, तो इसको एक बार हम द्विघाती सूत्र से करके देखेंगे। तो द्विघाती सूत्र के लिए हमें मालूम है, हमें ABC की जरूरत पड़ेगी। A x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक है 4, और B ऋणात्मक 35 x के गुणांक को कहते हैं, और C अचर पद होता है ऋणात्मक 375। ठीक है, अब इसको सरल करना है, द्विघाती सूत्र में रखेंगे। द्विघाती सूत्र से चर है यहां पर x, तो x का मान मिलेगा ऋण b धन ऋण वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac और पूरे के बट्टे में 2a। ठीक है, ऋण और b का मान फिर से ऋणात्मक है, ऋणात्मक 35 लिखेंगे, धन ऋण वर्गमूल b स्क्वायर यानी कि ऋणात्मक 35 का वर्ग लेंगे माइनस 4ac, 4 गुणा ऋणात्मक 375, और इस पूरे के बटे में लेंगे 2 बार a का मान है 4। ऋण ऋण इनकी गुणा हो जाता है, धनात्मक 35 धन ऋण वर्गमूल 35 का वर्ग करना पड़ेगा, तो 35 गुणा 35 कीजिए, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 तियां 15 और 2 17, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 तियां 9 और 1 10, जोड़ कीजिए 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, तो 12 25। अब ऋण ऋण की गुणा से यहां तो बन जाएगा धन, 4 चौको 16 और 375 की गुणा 375, और ये रहा 16, 16 पंचे 80 का 0 हासिल 8, 112 और 8 120, 12 16 48 60, ये हो गया। ठीक है, 6000 बटा 4 दूना 8। अब इसको सरल कर लेते हैं। 35 धन ऋण, इनका जोड़ कर लेंगे 6000 और 12 25, तो ये हो जाएगा 7225, 7225 बटे 8। 7225 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, 7225 लिया हमने, जोड़े बनाएंगे 8 8 64, 12 में से 8 गया 4 5, कितना बचेगा 6 8 125, और ये 8 के नीचे जुड़ेगा 16, एक स्थान खाली है, तो 5 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 165 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 31 तो 32, 5 कम 5 3 8, ये ठीक हो गया। 85, तो ये आ गया 35 धन ऋण 85 बटा 8। अब हम जानते हैं x का मान ज्ञात करने के लिए एक बार ये धन लेंगे, एक बार ये ऋण चिन्ह लेना पड़ेगा, तो 35 धन 85 बटा 8, और जब ऋण चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 35 ऋण 85 बटा 8।
तो देखने को मिलेगा हमें इनका जोड़ 5 5 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 8 4 12, 120/8। और 35 से 85 ये निगेटिव नंबर है, हमें इसे हल करने की भी आवश्यकता नहीं है। छोटे से बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो ऋणात्मक आ रहा है। और x का मान ऋणात्मक हो नहीं सकता। क्यों? x क्या था? समय था। समय ऋणात्मक नहीं होता। ये हो गया ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो मतलब ये वैल्यू जो भी कुछ आ रही है तो अमान्य है, जो भी आ रहा है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये ठीक है। 15 8 120। तो x का मान प्राप्त होता है 15 और ये अमान्य मान है। ठीक है, तो अब क्या देखा हमने? x क्या था? वो समय था जो इसने लिया था, क्या कहते हैं, इस नल द्वारा लिया गया समय था। ठीक है, बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय था 15 घंटे। तो छोटे व्यास वाला नल कितना लेगा? 15 से 10 अधिक, यानी 25 घंटे। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो समय बचाने के लिए ये लिख दिया मैंने कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय 15 घंटे, जो हमें मिला है। और छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय क्या होगा? 10 घंटे अधिक, वो हमने सबसे शुरू में कहा था। तो 15 में 10 जोड़े 25। तो छोटे व्यास वाला 25 घंटे में भरेगा, बड़े वाला 15 घंटे में उस हौज को पूरा भर लेगा। तो हमने इस वीडियो में तीनों ही तरीके देख लिए हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, सॉरी, गुणनखंड विधि भी देखी, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि भी देखी, और द्विघाती सूत्र या इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इन तीनों तरीकों से हमने प्रश्न हल किए हैं। ठीक है, और आशा करते हैं आपको द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न हल करने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।